जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नंबर्स के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कुछ और नंबर्स के बारे में कि जो बच गए थे वो क्या होने वाले हैं। तो पिछली क्लास को अगर आपने नहीं देखा था तो उसको आप जाकर के जरूर देख लीजिए। अगर आप यूपीपी और एसएससी जीडी की तैयारी, बेसिक इन्हीं दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल आपके लिए रामबाण है। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए रामबाण है। इससे बाहर वहां पर एक भी प्रश्न पूछा जाने वाला नहीं है। और मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, अगर आप पहली क्लास से लेकर के और लास्ट क्लास तक बने रहेंगे तो ये मेरा वादा है कि जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ के, आप हो सकता है बाय द वे किसी वजह से एक दो क्वेश्चंस गलत हो जाए, किसी वजह से गलत हो जाए, वरना आप छोड़ करके आने वाले नहीं हैं। बस आपको बने रहना है स्टार्ट से लेकर के और एंड तक। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं बीच में आपको एक भी बार नहीं टोकूंगा, लेकिन अगर आप क्लास पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उन बच्चों के पास भी शेयर करिएगा जो तैयारी करना चाहते हैं और वो बहुत ही कमज़ोर हैं, तो उनके पास भी आप इस क्लास को शेयर जरूर करें ताकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं कुछ और नंबर्स के बारे में। आज हमने इसके पहली क्लास में पढ़ लिया था सभी नंबर्स के बारे में, कुछ जो रह गए हैं उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, हमने परिमेय अपरिमेय सब कुछ पढ़ लिया था। कुछ और नंबर्स को देखने हैं कि वो उसमें से कौन से अपरिमेय हैं और कौन से परिमेय हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर, जिसको हम कहते हैं दशमलव संख्या। आप सभी लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा या आपने देखा होगा कि ये संख्याएं किस प्रकार की होती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दशमलव संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ और आप उनका नाम बताना। ठीक है, जैसे मैं एक लिख दूँ 0.5, मैं एक लिख दूं 0.333 और ये डॉट 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 बहुत दूर तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और जो दूसरा नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 0.1235345413127 और ये ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। अब मुझे इसका नाम बताओ क्या है और इसका नाम बताओ क्या है, अगर आप इसके पहले से इसको जानते हैं तो, और अगर नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। जो ये वाली संख्याएं हैं इनको हम कहते हैं आवर्ती दशमलव संख्या। कौन सी संख्या? आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, और जो ये वाली संख्याएं होती हैं इनको हम कहते हैं अनावर्ती दशमलव संख्या। अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? आवर्ती का मतलब होता है कि जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए, जैसे ये खत्म हो गया। ठीक है, और अनावर्ती का मतलब होता है कि जो खत्म ही ना हो और आगे की तरफ बढ़ता हुआ वो चला ही जाए, उसको हम क्या कहते हैं? अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि आवर्ती में और अनावर्ती में भाई जा तो ये भी रहा है और जा ये भी रहा है। ठीक है, ना खत्म ये हुआ, खत्म तो ये भी नहीं हुआ, फिर भी ये आवर्ती है। ये आवर्ती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और जो नंबर रिपीट होने लगते हैं उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 0.333 बार बार आ रहा है तो 0.3 और 3 के ऊपर अगर हम बार का साइन लगा दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो रिपीट हो रही थी, जिसको हमने बार का साइन लगा करके एक यानी ख़त्म कर दिया। यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर इस तरीके का बार लगा हुआ है तो उससे हमको ये पता चलता है कि वो संख्या रिपीट हो रही है। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर बार नहीं लग सकता। ठीक है, अगर कोई संख्या अनावर्ती संख्या है तो इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब जैसे ही अगर आपने पिछली क्लास को देखा है तो आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। वहां पर हमने पढ़ा था, हमने क्या बताया था? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि जो ये संख्या है इसको हम भिन्न नहीं बना सकते। अब कहोगे तो क्या सर इसको बना सकते हैं? हाँ, इसको बनाने के लिए देखते हैं कि क्या करना है। अगर हम 0.5 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10 और ये हो जाएगा 1/2। तो ये बन गया हमारा भिन्न, यानी कि ये भिन्न बन गया। तो इसको क्या कहेंगे? इसको फिर हम कहेंगे परिमेय संख्या। मतलब ये कि जो डेसिमल हमारा डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर के जो दो पार्ट हमने देखे, एक आवर्ती और एक अनावर्ती,
इसमें का जो आवर्ती वाला पार्ट है वो एक फ्रैक्शन में बदल सकता है, जिसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, और ये जो अनावर्ती संख्या है ये फ्रैक्शन में नहीं बदल सकता, भिन्न नहीं बन सकता, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसको किस तरीके से बदलेंगे। तो जैसे 0.3 का बार है, तो जितने अंकों के ऊपर बार लगा होता है उतने हम नीचे 9 ले लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/9, इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/3, ये भी भिन्न बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिपीट होने लगता है इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है। कोई समस्या यहाँ पर नहीं है ना? बिल्कुल ही। तो ये चीज़ें क्या हैं? डेसिमल नंबर हैं, जो हमने देखा कि डेसिमल नंबर कौन से होते हैं और इनमें कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं, कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। बात यह है कि सर ये जो 0.3 बार है, तो इस बार की जगह पर हम 9 क्यों लिख लेते हैं? तो ये चीज़ हम अभी देख रहे हैं आगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझनी है, तो अब इसको हम हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर के बारे में हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, डेसिमल नंबर के बाद में हम पहली चीज़ अपनी देख लेते हैं सम संख्या। ठीक है, डेसिमल नंबर के बाद में हम देखते हैं सम संख्या। जो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या जो हमने पढ़ा 0 1 2 3 ऐसे करके, उनमें जो सम संख्या है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, इनमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? तो हम कह सकते हैं कि 0 2 4 6 और इस तरीके की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि सम संख्याएं वह सभी संख्याएं हैं जिनको हम 2 से भाग कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे क्या करते हैं कि जब हम सम संख्या की शुरुआत करते हैं तो हम 2 से शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान रहे 0 भी एक सम संख्या है। 0 भी एक सम संख्या है, 0 को हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं विषम संख्या की। किसकी बात करते हैं हम? विषम संख्या की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या जैसे 1 3 5 7, मतलब ये कि जिसको हम 2 से भाग नहीं कर सकते, वह सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्या होगी। ठीक है, वह सारी संख्याएं जिनको हम 2 से भाग नहीं कर सकते उनको हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सम और विषम आपस में अगर मिल जाएं, सम और विषम संख्याएं आपस में अगर मिल जाएं तो ये क्या बना देते हैं? एक पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या कह लो। मतलब जो संख्याएं हैं वो बन जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये नंबर है, इसमें एक विषम है तो एक सम है, फिर एक विषम है, फिर एक सम है, एक विषम है और फिर एक सम है। इस तरीके की चीजें हैं। अब बात यह है कि यहां से एक बहुत प्यारी चीज हम देखते हैं, जिसका काम अभी हम जब हम अभाज्य संख्याओं को पढ़ेंगे तो वहां पर काम आएगा। क्या देखते हैं? देखो, अगर हम 2 संख्याओं को एक साथ ले लें, किन्हीं भी 2 संख्याओं को, लेकिन वो लगातार होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि 2 के बाद 4 ले लो, नहीं, 2 के बाद 3 ही लेना है। किन्हीं भी 2 संख्याओं को एक साथ ले लो। तो यहां से एक ट्रिक मिलेगी आपको, और वो जादू ये मिलेगा कि किन्हीं भी 2 संख्याओं को अगर हम एक साथ लेते हैं तो हमें देखते हैं कि इनमें से एक नंबर, एक संख्या ऐसी है जो 2 से कट जाती है। जैसे 1 और 2 लेंगे तो 2 2 से कट जाएगा, 2 3 लेंगे, इसमें 2 है, 3 और 4 लेंगे तो 4 कट जाएगा, 4 5 लेंगे तो भी 4 कटेगा, 5 6 लेंगे तो 6 2 से कट जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपसे यहां पर एक बात कह सकता हूं कि अगर हम ये इस तरीके की चीजों को लिखें कि n और n+1, n, n+1 ये कोई 2 संख्याएं हैं, तो अगर हम आपसे कहें इनमें से क्या कोई एक संख्या है जो 2 से कटेगी, तो कहोगे यस सर, बिल्कुल कटेगी। क्यों कटेगी? अब मुझे नहीं पता कि n+1 कटेगी कि n कटेगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें से एक ऐसी संख्या जरूर है जो 2 से कटेगी। क्यों? क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ये लगातार संख्याएं हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये लगातार बढ़ती हुई संख्याएं हैं। तो n और n+1 में एक संख्या ऐसी जरूर है जहां पर जो n है वो एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो n और n+1 2 संख्याओं को लेंगे तो एक संख्या 2 से जरूर कटेगी। अब यहां पर बात आती है कि सर यदि हम 3 संख्याओं को ले लें तो जैसे हमने ले लिया n,
अगली संख्या n+1, इसमें एक हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा n+2। ठीक है, यहां पर देखते हैं इन चीजों को, यहां पर देखते हैं। देखो 1 2 3 3 संख्या ले लिया, फिर 2 3 4 ले लेते हैं, फिर 3 4 5 ले लेते हैं, फिर 4 5 6 ले लेते हैं। देखो क्या ऐसा पॉसिबल है? 1 2 3 जब हमने लिया तो 3 कट रहा है, फिर जब हमने 2 3 4 लिया तो भी 3 कट रहा है, फिर जब हमने 3 4 5 लिया तो 3 आ गया, कट रहा है, फिर जब हमने 4 5 6 लिया तो 6 है 3 से डिविजिबल। मतलब कि अगर 3 लगातार संख्याओं को हम ले लें तो उसमें से एक ऐसी संख्या जरूर होगी जो 3 से कटेगी। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर ये देखो, ध्यान से समझना, ये जो संख्या है n+1 n+2, इनमें से एक संख्या ऐसी है जो 3 से कटेगी और एक संख्या ऐसी है जो 2 से कटेगी। क्यों? क्योंकि दो संख्याएं भी तो लगातार इसी में आ रही हैं। एक संख्या 3 से कटेगी और एक ऐसी संख्या है जो 2 से कटेगी। बात को समझना। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया, हम अभी जब अभाज्य संख्याओं को पढ़ रहे होंगे तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। ये चीजें अभी वहां पर मैं आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया सम संख्याएं और विषम संख्याएं, और वहां से हमने एक बहुत बेहतरीन चीज को देखा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या संख्याएं होती हैं? वह संख्याएं जो जिनके 3 से ज्यादा फैक्टर हों, जिनके कम से कम 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हों, उनको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे फैक्टर क्या होते हैं हम समझाते हैं आपको। देखो, जैसे मैं अगर एक संख्या अंक ले लूं 4, या एक संख्या ही अपने आप में 4 के अगर हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर का मतलब ये होता है कि 4 जो है वो किन किन संख्याओं से कटेगा। तो 4 तो हम कटेगा, 1 से काट सकते हैं इसको, 4 2 से कटेगा और 4 खुद 4 से कटेगा। तो इसके कितनी जो इनके जो फैक्टर है वो कितने हैं? 3 है। अगर हम बात करें कोई और ले लेते हैं, जैसे 8 ले लेते हैं। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 8 4 से भी कटेगा और 8 8 से भी कटेगा। यहां पर कितने आ गए फैक्टर? 4 फैक्टर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या उसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, और अगर उससे ज्यादा है तो वो संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। अदरवाइज वो सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अभाज्य। तो अगर हम बात करें कि भाज्य संख्याओं के बारे में, तो जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 9 है, 10। अच्छा, 9 आने पर एक बात समझ में आती है कि सर 9 तो विषम संख्या है। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम भाज्य संख्या पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि जिसको 2 से कटेगा वही भाज्य। नहीं, कोई भी संख्या है वो किसी भी संख्या से कट जाए, जरूरी नहीं है कि 2 से कटे, वो 3 से कटे, 4 से कटे, 5 से कटे, बस उसको कटे किसी ना किसी संख्या से। ठीक है, उसके 3 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यहां पर सम और विषम की कोई कंडीशन नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। कहोगे सर 2 भी तो हो सकती है। 2 को हम कहां रखते हैं? हम 2 को अभाज्य संख्या में रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तभी अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अभाज्य संख्या की परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 खंड हो, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो। ठीक है, 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य होंगी। 2 फैक्टर का मतलब क्या है? जैसे 3 की बात अगर हम करें, 3 या तो 1 से डिविजिबल है या तो 3 से है। अगर हम बात करें 5 की, या तो 5 से डिविजिबल है और या तो 1 से डिविजिबल है। तो ये जो अंक हैं, ये जो संख्याएं हैं, जैसे कोई बड़ा अंक ले लो, बड़ी संख्या ले लो, 17 ले लो। 17 या तो 1 से कटेगा या तो 17 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। अगर हम बात करते हैं 19 की, या तो 1 से कटेगा या तो 19 से कटेगा। तो इस तरीके की जो संख्याएं हैं इनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब कहोगे सर 2 क्यों? 2 तो सम संख्या है। हाँ, सम संख्या है लेकिन अभाज्य है। कैसे? 2 के फैक्टर क्या है? या तो 2 1 से कटेगा या तो 2 2 से कटेगा। निकले तो 2 ही फैक्टर, और 2 फैक्टर वाली कंडीशन किसमें है? अभाज्य संख्या में है। मतलब ये अभाज्य की कंडीशंस को मान रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब कहोगे सर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो सर 1 कहाँ गया? बेचारा हमारा 1 है, जहां से शुरुआत होती है वो कहाँ गया? तो देखो 1 पे भी बात कर लेते हैं हम। यहां लिखा 1,
एक के गुणनखंड ही निकालते हैं। एक भैया या तो एक से कटेगा और या वो खुद से कटेगा, तो एक है और वो खुद भी एक है। एक तो एक है और वो खुद भी क्या है, एक है, ठीक है। तो यहां पर इसके कितने फैक्टर निकले, एक निकले। अब समझो, भाज्य कहता है कि कम से कम 3 हो तो हमारे पास आना, तो बेचारे के पास नहीं निकला। अभाज्य कहता है कि कम से कम 2 हो और अधिकतम भी 2 हो, 2 ही हो तो हमारे पास आना, तो इसके पास 2 भी नहीं निकला, तो हमने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। एक क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बात समझ में आ गई ना। एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बात समझ में आ गई। अच्छा, भाज्य संख्या पहचानना तो आपको आएगा, किसी भी संख्या से कट जा रही है अगर वो, तो वो क्या है, भाज्य है। अब यहां पर दिक्कत हमारे पास ये होती है कि सर अगर कोई संख्या अभाज्य है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो संख्या अभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 2 कंडीशन बताता हूं और ये 2 कंडीशन बिल्कुल लगा करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो संख्या भाज्य है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी संख्या के अभाज्यता की जांच हम कैसे करते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात, मैं पहला रूल देखो। हम क्या कहते हैं कि कोई भी संख्या अगर अभाज्य है तो वो या तो 6 के -1 के रूप में होगा या तो 6 के +1 के रूप में होगा। अब कहोगे सर ये क्या है, समझाते हैं। देखो, मैंने क्या कहा, अगर हम 3 संख्याओं को ले लेते हैं, हम अगर 3 लगातार संख्याओं को ले लेते हैं तो बातों को समझना। 3 लगातार संख्याओं को हमने जब ले लिया, ये कॉमा करके है नहीं, 3 संख्याएं हैं। जैसे मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने 2, 3 और 4 ऐसे 3 संख्याओं को ले लिया। आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 संख्याओं को जब हमने ले लिया तो हमको पता है कि इसमें से एक संख्या है जो 2 से कटेगी और एक संख्या है जो 3 से कटेगी। तो अगर हम गुणा करा देंगे तो किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो बीच वाली संख्या, भाई किसी को भी हम मान सकते हैं ना, मानना ही तो है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो बीच वाली संख्या है वो 6 है। 6 के, भाई 6 से डिविजिबल है ना, 6 से कट रही है, तो क्या हम मान लें कि वो 6 के है। भाई 6 से वो कट रही है तो 6 के है। अब अगर ये संख्या 6 के है तो ये वाली संख्या कौन सी होगी, 6 के +1, क्योंकि ठीक उसके आगे वाली संख्या है ना। और ये संख्या कौन सी होगी, 6 के -1। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात यहां पर और, तो अब ये कह सकते हो कि सर ये संख्या तो 6 से कट रही है तो ये 6 से नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, लेकिन ये दोनों अभाज्य हो गई, ये कैसे है, ये इसकी क्या गारंटी है। तो समझो, ये संख्या भाई अगर ये 2 से कट गया तो ठीक उसके पहले वाली 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि दो लगातार संख्याओं में एक ही संख्या तो है जो 2 से कटेगी। और अगर ये 3 से कट गया तो इन तीनों में फिर अब कोई संख्या 3 से नहीं कटेगी। मतलब ये वाली संख्या ना तो 2 से ना तो 3 से कटेगी और ये भी 2 और 3 से नहीं कटेगी। मतलब ये है कि इन दोनों के अभाज्य होने के चांसेस हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये अभाज्य हो ही, लेकिन इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं कि ये संख्या और ये संख्या अभाज्य हो। बात समझ में आ रही है। एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे 19 के पहले क्या है, 18, ठीक है। 19 के पहले क्या है, 18, और 18 के पहले क्या है, 17। तो 18 जो है वो 6 से कट रहा है ना, तो 6 के +1 19। भाई 6 के +1 मतलब कैसे, 6 × 3, के का मान 3 है, तो 6 × 18 + 1 और 6 × 3 -1, 6 × 18 -1 कितना आएगा, 17, और ये आएगा 19। 18 अगर 6 से कट रहा है तो ये दोनों संख्याएं क्या है, अभाज्य है, ठीक है। यहां पर एक चीज आपको मैं समझाता हूं। देखो, दुनिया का कोई भी संख्या ले लो, अगर वो अभाज्य है, दुनिया की कोई भी संख्या अगर वो अभाज्य है तो वो 6 के +1 होगा या 6 के -1 के रूप में जरूर होगा। बात समझ में आ रही है। दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या अगर वो अभाज्य है तो वो 6 के +1 के रूप में होगा या 6 के -1 के रूप में होगा। लेकिन अगर कोई संख्या 6 के +1 या 6 के -1 के रूप में है तो जरूरी नहीं है कि वो संख्या अभाज्य ही हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे अगर हम बात करें 91 की, तो 91 को देखो, 6 × 15 +1, तो 6 के +1 है 91 की नहीं भाई, 15 × 90 + 1 91। तो ये क्या है, 6 के +1 के रूप में है। लेकिन क्या 91 अभाज्य है, नहीं। 91 क्या है, भाज्य है, वो 13 से कट जा रहा है, 13 × 7 = 91, ठीक है।
तो यहां पर हमने क्या देखा कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर वो है तो वो इन दोनों के रूप में जरूर होगा, लेकिन कोई भी संख्या अगर इन दोनों के रूप में है तो जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य हो। अब यहां पर कहोगे सर अगर मान लो हमारे पास पेपर में आया कि चेक करो कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे? हम इसी पे करेंगे और इस पे मान लो वो हो गया, मान लो कि एग्जाम में आया और वो 91 ही आपको मिला और आपसे उसने पूछ लिया कि ये अभाज्य है कि नहीं है, और आपने इन दोनों पे उसको रख दिया और ये काम कर गया, फिर तो आप टिक मार दोगे सर ये अभाज्य संख्या। लेकिन वो तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 91 अभाज्य नहीं है। तो अब यहां पर ये आता है कि सर अगर ऐसी चीजें हैं तो हम किसी भी संख्या की अभाज्यता की जांच कैसे करेंगे? किसी भी संख्या के अभाज्यता की जांच कैसे करेंगे? तो उसके लिए है ना रूल एक, वो देखते हैं हम, ठीक है? उसके लिए एक रूल है, वो हम देखते हैं। चलो देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लो हम कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो क्या 105 107 ले लेते हैं, ठीक है? क्या ले लिया हमने? 107 ले लिया। अब चेक करना है कि यह संख्या अभाज्य है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे हम, समझो। 107 से बड़ी लेकिन सबसे छोटी एक ऐसी संख्या लो जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो, जो अपने आप में क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो 107 से बड़ी हमको एक संख्या मिलती है 121, जो अपने आप में क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा? 11। कितना निकलेगा? 11। अब जब 11 मिल गया तो 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख लो। तो 2 3 5 7 ये हैं। इनसे इनको भाग करो तो 2 से नहीं कटेगा, 7 1 8 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा, यानी 7 1 7 3 37 नहीं कटेगा। मतलब कि ये जो संख्या है वो क्या है? वो अभाज्य संख्या है। बात समझ में आएगी? ये जो संख्या है वो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे 129 ले लेते हैं। अब 129 तो 121 से बड़ा है, तो अब इसके लिए क्या होगा? तो इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या लो। तो 129 से बड़ी कौन सी संख्या हम ले सकते हैं? 144। 144 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमको मिलेगा 12। 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लो तो यही आएंगी, बस 11 भी इसमें हो जाएगा। इनसे इनको भाग करो, 2 से नहीं कटेगा, 9 और 2 1 3 12, 12 यानी 3 से कट रहा है। तो यानी कि ये जो संख्या है वो अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। बस समझ में आ रही है ना? जो ये संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बात समझ में आ गई? किसी भी संख्या की अभाज्यता की अगर आपको जांच करनी है, वो संख्या है उससे ठीक बड़ी एक ऐसी संख्या लो जिसका आप पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे, मतलब वो संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, आप उसका वर्गमूल निकालिए। जैसे 144 का 12 आया, फिर जो वर्गमूल आएगा उससे छोटी जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य, उनको लो, उनसे उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लो। और अगर आपको यहाँ पे इनमें से किसी भी संख्या से अगर ये डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि यह संख्या अभाज्य नहीं है, वो कटेगी किसी न किसी से। बात यहाँ तक क्लियर है? अब कहोगे कि सर ये इतने सारे नंबर से हम इनको चेक करेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा चेक करने में, तो इसके लिए है ना अपना क्या? डिविजिबिलिटी रूल, जो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, परेशान ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, है कि नहीं है? और मैथ है ना, सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। बस करना क्या है कि लगातार आपको बने रहना है। ठीक है, जब तक आप बने नहीं रहेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो अभाज्य हमने पढ़ लिया, भाज्य हमने पढ़ लिया, एक और पढ़ लेते हैं जिसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। अच्छा, आप लोग एक बात बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, कि पढ़ाने की जो स्पीड है वो कैसी है? अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और धीरे पढ़ाऊं, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि हाँ सर स्पीड थोड़ी तेज है, थोड़ा कम कर लीजिए। और अगर ठीक है फिर तो ओके लिख दीजिएगा, यानी कि ठीक है। ओके, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो देखो मैं आपको बता दूं, जैसे 2 3 5 7, मैं पहले लिख दूं फिर आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, 7 9 9 16 16 25। ठीक है, ये संख्याएं हैं। अब हमको समझना ये है कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसको हमने को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या कहा। देखो, इनमें से किसी को भी ले लो, 2 और 3 का HCF लोगे कितना आएगा? 1। मासा
5 और 7 का, 7 और 9 का, 9 16 का, 16 और 25 का जो HCF है, मासा है, वो कितना आएगा? 1 आएगा। कहोगे सर क्या यहाँ पर 2 संख्या होना जरूरी है या 3 भी हो सकती हैं? 3 लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 16 और 25 लिख लो, ठीक है। इनका अगर HCF निकालो, क्या 1 के अलावा कोई और ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट सके 1 से बड़ी? भाई ये 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा और ये 3 से नहीं कटेंगे, मतलब इनका जो HCF है वो कितना होगा? 1 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 4 हो, इनका HCF अगर 1 मिलता है आपको, ठीक है, इनका जो HCF है वो अगर आपको 1 मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो सभी की सभी संख्याएं को प्राइम होंगी, सह अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। मासा कैसे निकालते हैं? इन देखो एक बात बताएं, अभी मतलब मैं खुद उत्सुक हूं कि मैं आपको कितनी जल्दी, कितने अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें पढ़ाऊं ताकि आपको बहुत मज़ा आए पढ़ने में। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कि मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें बस वही बेसिक वाली चीज़ें हैं, आपने कहीं से या तो पहले पढ़ रखी हैं या तो इसमें कुछ मैं क्या बता दूं, अलग तो कुछ बचाने वाला है नहीं। अब जब मैं आपको LCM इससे पढ़ाऊंगा, मासा निकालने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि मतलब क्वेश्चन देखा, माइंड में कैलकुलेट किया, HCF निकाल दिया, LCM निकाल दिया, खत्म, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से, तब आपको मजा आएगा कि वाह, अब लग रहा है कि मैथ हम सीख जाएंगे और पेपर में तो बिल्कुल झंडा गाड़ने वाले हो, ठीक है। बस बने रहना इंद तक, ठीक है, बने रहना इंद तक, और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो करते ही रहना, ठीक है। तो ये सहभाज्य संख्या, बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक हमने सभी नंबर्स को पढ़ लिया है। कल हम अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ और चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अभी नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। उन सभी चीज़ों को एक एक करके हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, जहाँ जहाँ जो क्वेश्चंस करने की आवश्यकता होगी कि हाँ इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमको करने चाहिए, तो वो भी हम कर रहे होंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये बात आप हमको कमेंट करके जरूर बताया करिए कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आप मस्त रहिए, अपने आप को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छा करके रखिए ताकि तबीयत वगैरह ना खराब हो, फिट रहिए, अपने परिवार का अच्छे से देखभाल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।